हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी स्टडीज़। आज हम सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन मैनेजमेंट का यूनिट 5 पढ़ने वाले हैं। यूनिट 5 का फर्स्ट टॉपिक है इन्फॉर्मेशन सिस्टम एंड चैनल मैनेजमेंट। अगर हम किसी भी कंपनी के सेल्स डिपार्टमेंट की बात करें तो उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर कस्टमर को बेचना है तो उस कस्टमर के आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आपने किसी भी सर्च पे जाके, फॉर एग्जाम्पल आपने गूगल पे जाके आईफोन सर्च किया तो आपके पास में कंटिन्यूसली इंस्टाग्राम, यूट्यूब, आप कुछ भी रन करोगे उसके ऊपर आपको आईफोन की एड्स दिखाने लगेंगी। तो जब आपने उस पर क्लिक किया तब आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो उस पर्टिकुलर कंपनी के पास में चली गई और उस कंपनी ने उस इन्फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके फिर आपको वो सेल्स पिच करना स्टार्ट कर दिया। आपको रैंडमली, फॉर एग्जांपल, जैसे आपको रियल एस्टेट की एडवर्टीजमेंट नहीं आएगी। अगर आपके, मान लीजिए आपका घर है, उसके साइड में ही एक रियल एस्टेट की कंपनी है बट वो आपको एडवर्टीज नहीं करेगी जब तक आप उसमें अपनी इंटरेस्ट नहीं शो करोगे। सो पर्टिकुलर कस्टमर के बारे में इंफॉर्मेशन जानना ये किसी भी कस्टमर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम इंटरनेट मार्केटिंग की बात करते हैं तो इंटरनेट मार्केटिंग इसलिए इतना ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुका है रिसेंट ईयर्स में। अगर हम देखेंगे तो उस कंपनी सबसे ज़्यादा जो इन्वेस्टमेंट है वो इंटरनेट मार्केटिंग या सोशल मीडिया के ऊपर ही करता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा कस्टमर का इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। जैसे आप और हम कोई भी ऐप को लॉग इन करते हैं या कहीं पर भी जाके कुछ सर्च करते हैं या किसी पर्टिकुलर जगह पर अपने क्रेडेंशियल्स डालते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन डालते हैं, तो वो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर हो जाती है और फिर हमारी इस इन्फॉर्मेशन को अलग अलग कंपनीज को सेल किया जाता है ताकि फिर हमारे वो मार्केटिंग में यूटिलाइज कर पाएं। अब इसके लिए क्या प्रोसेस रहती है? सबसे पहले आपके डेटा को कलेक्ट किया जाता है। डेटा कलेक्शन में जो इंपॉर्टेंट हेड्स होते हैं वो आपका नाम, एज, जेंडर, लोकेशन, एज, ये आपके बेसिक्स आ जाते हैं और उसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट आ जाते हैं उसमें कि आपको किन किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। नेक्स्ट इज प्रोसेसिंग। अब सिर्फ एक पर्सन का आपके पास डेटा नहीं आएगा, आपके पास करोड़ों लोगों का डेटा आएगा। तो एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम, जैसे कि हम MIS की बात करेंगे, DSS की बात करेंगे, तो ये सारे सॉफ्टवेयर जो हैं इनका ये काम रहता है कि ये पूरे के पूरे डेटा को स्क्रूटनाइज करें। स्क्रूटनाइज करना मतलब कि अपने एक पूरा, जैसे मान लीजिए आपको एक एक्सेल का बना के दे देंगे, आपको पाई चार्ट या फिर बार डायग्राम्स बना के दे देंगे जिसके थ्रू किसी भी मैनेजर के लिए ईजी हो जाएगा कि वो डेटा को इंटरप्रेट कर पाएँ। नेक्स्ट इज स्टोरेज ऑफ द डेटा। अब कुछ डेटा है जो कि आपके लिए रिसेंट ईयर में ज़रूरी काम आएगा। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको अपना डेटा दिया, मैं आपके हॉस्पिटल में आया था और मैंने आपको अपना डेटा दिया तो आपके हॉस्पिटल ने मेरे डेटा को स्टोर करके रखा है, बट वो उस डेटा को कब तक स्टोर करके रखेंगे? एटर्निटी तक तो नहीं रखेंगे। तो थोड़े टाइम बाद जब उनको लगता है कि ये कस्टमर बहुत पुराना हो गया है तो उसके बाद वो उस डेटा को वहाँ से निकाल देते हैं। बट अगर आप रिकरेंट उनके कस्टमर हो, आप बार बार उसी हॉस्पिटल में कंटिन्यूसली जाते हो तो फिर आपके डेटा को स्टोर करके रखेंगे। सिमिलरली आप किसी होटल में जाते हो, कहीं पे चेक इन करते हो और कंटिन्यूस चेक इन करते हो तो फिर आपके डेटा को लॉन्ग टर्म तक स्टोर करेंगे। तो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के कस्टमर हो, आप रिपीटेबल कस्टमर हो, आप वन टाइम कस्टमर हो, तो उस बेसिस पे आपके डेटा को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट इज यूजेबिलिटी। अब उन कस्टमर का डेटा को आप यूटिलाइज कर पाओगे जिनका आपके प्रोडक्ट के साथ में आप उनके पोटेंशियल क्लाइंट हो या पोटेंशियल कस्टमर हो सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मेरे पास एक 10 साल के बच्चे का डेटा आया। अब मेरा प्रोडक्ट है एक कार, मैं एक 6 लाख की कार बना रहा हूँ, क्या मैं वो 10 साल के बच्चे को सेल कर सकता हूँ? नहीं, वो मेरा पोटेंशियल कस्टमर नहीं है। मेरा पोटेंशियल कस्टमर उनके पेरेंट्स हो सकते हैं। सो मैं उनके पेरेंट्स को टारगेट करने की कोशिश करूँगा। सो क्या वो डेटा मेरे लिए यूजेबल था? नहीं था, बिकॉज वो मेरा पोटेंशियल क्लाइंट नहीं हो सकता है। मेरा पोटेंशियल क्लाइंट वो है जो मेरे प्रोडक्ट के लिए इंटरेस्ट दिखा सकता है, उसके मन में मेरे लिए नीड, वांट या डिज़ायर हो और वो उस एज ब्रैकेट में आता हो जो कि मेरे प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है और यूज़ कर सकता है। सिर्फ वही डेटा मेरे लिए यूजफुल होगा। नेक्स्ट इज क्या एलिमेंट्स हो सकते हैं इन्फॉर्मेशन सिस्टम के? पहला, मार्केट इन्फॉर्मेशन। आप मार्केट के बारे में, मार्केट के डेमोग्राफिक्स को समझोगे, मार्केट की इकोनॉमी को समझोगे, वहाँ के लीगल एंड पॉलिटिकल सिस्टम को समझोगे, उसका डेटा आप कैसे कर सकते हो जो कि जनरली आपके मैक्रो एनवायरनमेंट में आता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटर प्रोफाइल एंड डेटाबेस। आप जो गुड्स या प्रोडक्ट्स बनाते हो वो आप किससे प्रोक्योर करते हो, उसके सप्लायर्स कितने हैं, कितने टाइम पीरियड में वो ट्रांसपोर्ट करते हैं, किस क्वालिटी का प्रोडक्ट आपको ट्रांसपोर्ट करते हैं और क्या उनकी क्रेडिट साइकिल है। सो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करके रखते हो ताकि अगर आपका एक डिस्ट्रीब्यूटर अगर काम करना बंद कर दे तो आप अपने दूसरे डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर सर्च कर पाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक ही सप्लायर, एक ही डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर आप रिलाई कर रहे हो तो वहाँ पे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऑब्लिगेशंस आ जाएंगे, उसकी पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूटर की बहुत ज़्यादा वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट इज कॉम्पिटिशन ट्रैकिंग। आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, जो डायरेक्ट कॉम्पिटिशन्स हैं, आप उनको कंटिन्यूसली ट्रैक करते रहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं टाटा मोटर्स में काम करता हूं तो मैं मारुति सुजुकी, किया,
Hyundai, इन सारी कंपनीज़ के बारे में अपने पास डेटा रखूँगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे कॉम्पिटिशन्स किस प्रोडक्ट में ऊपर काम कर रहे हैं, उनकी सेल्स कैसी थी, उनका प्रॉफिट कैसा था, वो किस प्रॉफिट मार्जिन पर प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, वो कौन से टाइप के प्रोडक्ट को ज़्यादा सेल कर रहे हैं, उनकी एडवर्टीजमेंट कैसी थी, इन सब का डेटा होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट इज प्राइमरी सेल्स, मेरी कंपनी की प्राइमरी सेल्स क्या हो रही है एंड एज वेल एज द कॉम्पिटिशन। ये तीनों चीज़ें जो हैं वो हम कॉम्पिटिशन की भी देखेंगे और हमारी खुद की कंपनी के बारे में भी देखेंगे कि हमारी प्राइमरी सेल्स कितनी है और कंपटीशन की कितनी है, हमारा प्राइस ट्रेंड कैसा है, हमारा हम अपने फॉर एग्जांपल जैसे पूरा साल है तो जनरली ये चीज़ ऑटोमोबाइल्स में होती है कि एंड ऑफ द ईयर में काफ़ी सारे डिस्काउंट्स मिलते हैं, तो क्या वो कॉम्पिटिटर भी डिस्काउंट दे रहा है या सिर्फ हमारी कंपनी डिस्काउंट दे रही है, एंड लास्टली उन्होंने क्या प्रमोशंस को यूज़ किया था और हम किस तरीके के प्रमोशन को करते हैं। फॉर एग्जांपल हम मान लीजिए कि हमारी कंपनी सोशल मीडिया पे कर रही है और जो कॉम्पिटिटर्स कंपनी है वो टेलीविजन के थ्रू कर रही है, तो हम उसको मैनेज कर सकते हैं या फिर रिलेट कर सकते हैं कि किसकी कंपनी ने ज़्यादा सेल करी है ऑन द बेसिस ऑफ द एडवर्टीजमेंट। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द इंटरनेशनल मार्केटिंग चैनल्स, तो दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम इंटरनेशनली अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। बेसिकली किसी भी मार्केटिंग के दो ही तरीके के अप्रोच होते हैं, एक होती है पुश अप्रोच और दूसरा होता है पुल अप्रोच। पुश अप्रोच मतलब वो जब आप अपने प्रोडक्ट को पुश कर रहे हो टुवर्ड्स द कस्टमर, और पुल स्ट्रैटेजी मतलब जब आपके प्रोडक्ट के फीचर्स दिखा के आप कस्टमर को अपने तरफ खींचना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने एक कार बनाई है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल टाटा नैनो, टाटा मोटर्स का एक बहुत ही ड्रीम प्रोजेक्ट था बट वो बहुत ज़्यादा सक्सीड नहीं कर पाया था बिकॉज उनकी मार्केटिंग में बहुत गलती थी। उन्होंने मार्केटिंग में क्या शो किया था कि जो उनका प्रोडक्ट है वो बहुत ज़्यादा चीप प्रोडक्ट है, और चीप का मतलब इंडिया में बहुत नेगेटिवली लिया गया कि वो बहुत ही सस्ता और ऐसे टिकाऊ टाइप प्रोडक्ट है, वो अफोर्डेबल की तरह नहीं उसको मार्केट किया गया था, तो वहाँ पर उनकी मार्केटिंग की गलती थी। अब अगर वो उसको पुल अप्रोच रखते, ये था पुश अप्रोच, जब आप अपने कस्टमर को प्रोडक्ट को बेचना चाहते हो किसी भी कंडीशन पे। पुल अप्रोच क्या होता है, जब आप उनके फीचर्स दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे टाटा मोटर्स बोलता कि जो हमारे प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या क्या फीचर्स हैं, जो 6 लाख में आपको फीचर्स मिलते हैं वो हम आपको 1-2 लाख में वो फीचर दे रहे हैं, तो वो आपके लिए पुल अप्रोच बन जाता। जैसे एप्पल है, एप्पल कभी भी पुश स्ट्रैटेजी नहीं लगाता है, एप्पल हमेशा पुल स्ट्रैटेजी लगाता है। उसकी मार्केटिंग में हमेशा उसके फीचर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है कि उनके कैमरा बहुत अच्छा है, सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, उनकी बाकी के जो मतलब उनके जो ट्रेंडिंग फीचर्स हैं वो एप्पल के अलावा दूसरे किसी कॉम्पिटिशन में नहीं मिलेगा। तो ये एक पुल स्ट्रैटेजी हो गई कि आप अट्रैक्ट कर रहे हो कस्टमर को कि वो आके आपका प्रोडक्ट खरीदे। पुश स्ट्रैटेजी में आप कूपन्स दोगे, डिस्काउंट्स दोगे, अपने प्रोडक्ट को आप बहुत ज़्यादा शोकेस करने की नहीं करोगे, आप उसकी मार्केटिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करोगे। नेक्स्ट कमिंग ऑन टू द ट्रेडिंग चैनल्स, कि आप इंटरनेशनली किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले आता है एक्सपोर्ट कमीशन हाउस। कमीशन हाउस में मतलब क्या होता है, जैसे मेरे को अपना प्रोडक्ट बेचना है चाइना में, तो चाइना और इंडिया के बीच में कोई कमीशन पर्सन होगा जो कि इंडिया से मेरा प्रोडक्ट को लेगा और चाइना जाके बेच देगा, बीच में अपना कुछ कमीशन ले लेगा। यहाँ पे मेरे प्रोडक्ट के बारे में मतलब उस कमिश्नर के बारे में जो भी कमीशन पे काम कर रहे हैं उसकी कोई वायबिलिटी नहीं है, वो सिर्फ एक जगह से लेगा दूसरी जगह जाके उसको बेच देगा, और बीच में जैसे मैंने 100 रुपये का सामान दिया था तो वो 110 रुपये में बेच सकता है, तो वो 10-20% उसका मार्जिन हो जाएगा। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट मर्चेंट हाउस। मर्चेंडाइज जैसे प्रोडक्ट होते हैं आपके, एक फॉर एग्जांपल जैसे आपने प्यूमा का जूता बनाया, अब आपके प्यूमा को शू को आपको सेल करना है, तो प्यूमा के शू को सेल करने के लिए आप किसी मर्चेंट से बात कर सकते हो। आप खुद जाके सेल नहीं कर रहे हो, बट हाँ एक बीच में मर्चेंट है जो कि आपके लिए इंडिया से लेके उसको ट्रांसपोर्ट कर देगा दूसरी कंपनी में। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ब्रोकर्स। ब्रोकर्स एक तरीके से कमीशंस की तरह ही काम करते हैं, बट जो ब्रोकर्स होते हैं वो अपना टैक्स पेयर्स में आते हैं, कमीशन बेसिस पे जो काम करते हैं वो एक तरीके के सेल्समैन होते हैं। जो ब्रोकर्स होते हैं उनकी खुद की एक मार्केटिंग टीम होती है। नेक्स्ट इज प्राइवेट बायर फ्रॉम फॉर एक्सपोर्ट। जैसे अगर आपको सिर्फ एक्सपोर्ट के ऊपर अगर हम ध्यान दें कि आपको अपना कोई प्रोडक्ट है जो कि आपने कोई भी कमोडिटीज़ वाले जो बिजनेसेस होते हैं उनकी जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसके लिए आप किसी एक बायर को हायर कर लेते हो जो कि आपके लिए इंटरमीडिएट की तरह काम करता है। नेक्स्ट इज बाइंग एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंपोर्टिंग कंट्री। फॉर एग्जांपल जैसे इंडिया को ऑयल परचेज करना है, तो क्रूड ऑयल जब वो इंडिया इंपोर्ट करता है तो उसके लिए बहुत सारी गवर्नमेंट एजेंसीज काम करती हैं। इंडिया में अभी बहुत सारे चीज़ हो चुके हैं कि सिर्फ गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज काम नहीं करती हैं, कुछ प्राइवेट एजेंसीज भी काम करती हैं, बट मोर और लेस जो 70-80% जो इंपोर्ट होता है वो अंडर द गवर्नमेंट एजेंसीज होता है, बिकॉज गवर्नमेंट एजेंसी उसकी क्वालिटी चेक करती है, उसके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, इंपोर्ट ड्यूटीज़, सेस, इन सब का भी ध्यान रखती है।
नेक्स्ट इज बाइंग एजेंसीज ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्री। अब सिमिलरली जैसे इंडिया में आया क्रूड ऑयल और उसको फिर हम रिफाइन करके दूसरी कंट्री में सेल कर रहे हैं, तो दोनों टाइम ही इंपोर्ट के टाइम और एक्सपोर्ट दोनों के टाइम पे गवर्नमेंट एजेंसीज इन्वॉल्व होंगी और दोनों ही कंट्रीज की। अब इसमें ना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स आ जाते हैं, जैसे कि इंडिया और मालदीव्स है। अगर आपको मालदीव्स में कोई अपना सामान एक्सपोर्ट करना है तो वहाँ पे आपके पास फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट्स दिए जाएंगे इन इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़। सिमिलरली हम जापान, जर्मनी, रशिया इनके साथ जब ट्रेड करते हैं तो ये हमारे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स में आते हैं, जहाँ पे हमारी ड्यूटीज़ बहुत कम हो जाती हैं। लास्ट इज कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। जैसे इंडिया में अमूल इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। वो कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, जो कि सिर्फ प्राइवेट ओन नहीं होते, सिर्फ पब्लिक ओन नहीं होते, बहुत सारे इंडिविजुअल्स मिलकर जब एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज अ कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन। आप कोऑपरेटिव बिजनेस आपका डोमेस्टिक भी हो सकता है, इंटरनेशनल भी हो सकता है। बेसिकली आपको यहाँ पे सारे जितने इंटरमीडियरीज हैं उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और अगर आपकी कुछ एक एजेंसी है, कोऑपरेटिव एजेंसी है, आप किसी प्रोडक्ट या सर्विस को बनाते नहीं हो, आप सिर्फ उसको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करने में हेल्प करते हो, तो आप आओगे कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशन में। आई होप दिस यूनिट वाज क्लियर टू यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।